रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी के 91 नए 100 वॉट ट्रांसमीटरों का किया शुभारंभ। आकाशवाणी से 2 करोड़ नए श्रोताओं को जोड़ेगी ये पहल। कहा, प्रौद्योगिकी के लोकतंत्रीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है सरकार। डीडी फ्री डिश के तेजी से विस्तार को सराहा। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आपत्तिजनक टिप्पणी पर बड़ा बवाल। भाजपा ने चुनाव आयोग से मिलकर खड़गे पर एफआईआर की मांग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान पर किया जोरदार पलटवार। कहा, दुनिया करती है पीएम मोदी का सम्मान, कांग्रेस नेताओं की मारी गई है मति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करने पर दिया जोर। आतंकी तत्वों के गतिविधियों में सहायता या धन देने वालों की जवाबदेही तय करने का किया आह्वान। दिल्ली में एससीओ के परिवहन मंत्रियों की भी हुई बैठक। सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी। अब तक सूडान से लगभग 1400 भारतीयों की हो चुकी है सुरक्षित देश वापसी। वापस आए नागरिकों ने सुरक्षित वापसी के लिए सरकार का जताया आभार। भारत ने फ्रांस के राजनयिक स्टाफ को भी सूडानी राजधानी से सुरक्षित निकाला। फ्रांस ने भारत का जताया आभार। भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर। पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया। मामले में पुलिस की जांच जारी। और पीवी सिंधु एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल्स में हारकर बाहर। एक संघर्षपूर्ण मुकाबले में कोरिया की एन से यंग ने दी शिकस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। देश में रेडियो कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 100 वॉट के 91 एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन उन्होंने किया। इससे देश में रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 85 जिलों में 100 वॉट के नए 91 एफएम ट्रांसमीटर लगाए गए हैं। इस विस्तार का प्रमुख उद्देश्य आकांक्षी जिलों और सीमावर्ती क्षेत्रों में एफएम के कवरेज को बढ़ाना है। सरकार देश में एफएम कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी की एफएम सेवा के इस विस्तार से अतिरिक्त 2 करोड़ लोग इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे और लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र में इस कवरेज का विस्तार होगा। ऑल इंडिया रेडियो की एफएम सर्विस का एक्सपांशन ऑल इंडिया एफएम बनने की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 एफएम ट्रांसमीटर्स की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। एक तरह से इस आयोजन में भारत की विविधता और अलग अलग रंगों की एक झलक भी है। जिन जिलों को कवर किया जा रहा है उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशनल ब्लॉक्स, उनको भी सविशेष इसका लाभ मिल रहा है। और वहीं मध्य प्रदेश में एफएम ट्रांसमीटरों के उद्घाटन के बाद लोगों में काफी उत्साह है। देश में बढ़ते रेडियो कनेक्टिविटी पर यहां के लोगों ने क्या कहा, आइए देखते हैं। एफएम सुविधा के क्या लाभ हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी विस्तार से अपने उद्बोधन में बताया और आप सभी इस बात से परिचित हैं। इस प्रकार की सुविधाएं में आगे से मनोरंजन के और सूचना के प्रसारण के साधन अब करने के लिए उपलब्ध हो गए। कई बार हम लोगों ने सांसद महोदय से और अपने विधायक महोदय से भी अनुरोध किया कि यहाँ पे एफएम होना जरूरी है, क्योंकि पन्ना में और कोई मीडिया का साधन नहीं था।
तो सांसद जी लोगों के प्रयास से जो है यहाँ पे एफएम का जो तो उद्घाटन आज हुआ है और इसकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर के एरिया में सराउंडिंग में मिलेगा, जिसको आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पे सुन सकेंगे। एफएम का उद्घाटन होना एक प्रकार से रिले केंद्र जो शुरुआत हुई है, ये हम जनता के लिए सौभाग्य का बात है और निश्चय ही इसका नई पीढ़ी को जो अभी अन्य चैनलों पे जा रही है उसका ध्यान इधर आएगा और संस्कार प्रसार भारती के जितने भी कार्यक्रम हैं वो अब जन जन तक पहुंचेंगे और हम लोगों को अपनी बात, हमारी बात और लोगों तक आसानी से पहुंच सके। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। 392 भारतीयों को लेकर वायुसेना का C-17 विमान नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले 362 भारतीय निवासियों का एक और जत्था जेद्दा से बेंगलुरु पहुंचा। अब तक करीब 1400 भारतीय सूडान से सुरक्षित वापस भारत पहुंच चुके हैं। भारत ने सूडान से फ्रांस के राजनयिक स्टाफ को भी वहां से सुरक्षित वापस निकाला है, जिसको लेकर फ्रांस ने भारत को धन्यवाद अदा किया है। हिंसाग्रस्त सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीयों को निकालने और उनकी स्वदेश वापसी का अभियान जारी है। संघर्षग्रस्त सूडान से निकाले जाने के बाद 392 भारतीय नागरिक जेद्दा से भारतीय वायुसेना के विमान से शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे भारतीयों ने संकटग्रस्त सूडान से उन्हें निकाल कर लाने और स्वदेश पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों की तारीफ की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को ऐसा ही मिलना चाहिए, जिन्हीं सुविधा हम लोगों को हर सेफ्टी के हिसाब से यहाँ पहुँचाया है। उनका आभारी हूँ नरेंद्र मोदी जी का। आने वाले 2024 में इंशाअल्लाह नरेंद्र मोदी जी ही आएंगे। अगर कोई और सरकार होती तो मरी हुई लाश मिलती, कटी हुई वहाँ पर कोई नहीं। मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमेशा उनका शुक्रगुजार। धन्यवाद मोदी जी का जो हम लोग को रेस्क्यू करके लाए। हम लोग का ये दूसरा जन्म है एक तरह से। मोदी जी ने हम लोग के लिए बहुत बहुत अच्छा काम करा और शुक्रिया अदा करेंगे मोदी सरकार का और इंडियन एम्बेसी का और ख़ास करके इंडियन आर्मी का, जिन लोग हम लोग को यहाँ सही सलामत लेके आए। मोदी को हम थैंक्स कहना चाहती हूँ कि हमें मुश्किल वक्त में साथ दिए, हमारा कॉल को सुने, अपने सिटीज़न को वक्त पे मदद किए और सही वक्त पे हमें हेल्प की ज़रूरत जब पड़ी तो वो बराबर उस टाइम में हमें मदद किए। सारा कुछ वेल मैनेज्ड है, बहुत अच्छी तरीके से किया है। हम गवर्नमेंट के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें वहाँ से यहाँ सेफली लेकर आ गए। मोदी जी का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था, खाना रहने का सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज किया था। हम उससे बहुत खुश हैं। हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छे से उन्होंने देखा है, सबने केयर की है, तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पे। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार जो उन्होंने हम लोग को परेशानी से निकाला, जो इतनी वहाँ परेशानियाँ थी। तो गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग। वंदे मातरम। वहीं सूडान से निकाले गए 362 भारतीय निवासियों का एक और जत्था बेंगलुरु पहुंचा। इस जत्थे को केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन की उपस्थिति में जेद्दा से बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया था। बेंगलुरु पहुंचने पर इन लोगों ने खुशी जाहिर की। नरेंद्र मोदी बोलने से भगवान है, अपना मोदी है, इंडिया है, मोदी नहीं है, इंडिया कुछ नहीं है, ये बोलने का हम लोग को सच में भी हमको गर्व होता है। So helpfully, no problem any social medias and Modi sir and Jaishankar sir and Indian Army so very helpfully. Thank you very much. हमको अच्छा किया है, कैसे बोले तो भी हेल्प बोल तो बहुत गवर्नमेंट अच्छा उठाया हमको। वहाँ पर के तकलीफ कर बोल तो असल बाहर हम बच के बाहर निकल के नहीं निकलेगा बोल को इसमें सोच में आया। हमारे लोग पब्लिक डालने के बाद में रिस्पेक्ट गवर्नमेंट अच्छा उठाया हमारे लिए। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक करीब 2000 भारतीय सूडान के संघर्ष क्षेत्र से बाहर निकल चुके हैं। सूडान में हालांकि वहां के सुरक्षा बलों के प्रतिद्वंदी गुटों के बीच युद्ध विराम 3 दिन के लिए आगे बढ़ाने पर सहमति हो गई है, लेकिन वहां स्थिति लगातार अभी भी अस्थिर बनी हुई है। ओपी यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भुवनेश्वर में जारी तीसरी एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग और सेमिनार के समापन के बाद शुक्रवार को G20 देशों और आमंत्रित देशों के प्रतिनिधियों ने कोणार्क मंदिर का दौरा किया। साथ ही कोणार्क मंदिर के निर्माण और स्थापत्य कला को समर्पित लाइट एंड साउंड शो को भी देखा। विश्व धरोहर को देखकर प्रतिनिधि मंत्रमुग्ध हो गए। 1 अप्रैल जो उत्कल दिवस है, उसी दिन से जन भागीदारी की कार्रवाई शुरू की गई
और लाखों लोगों को मौका मिला है कि वो G20 को जाने, उससे जुड़े और भारत किस प्रकार से उसकी मेजबानी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में कर रहा है, उससे लोग रूबरू हुए, उससे लोग वाकिफ हुए हैं। और आज एक मौका मिला है, सब लोग यहाँ कोणार्क टेम्पल में आए हैं सन टेम्पल को देखने, और सन टेम्पल की अपनी विशिष्ट पहचान है विश्व में, इसका जो आर्किटेक्चर है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जो G20 के जो सदस्य आए हैं उनको इस दरमियान उड़िया सभ्यता, उड़िया संस्कृति, उड़िया आर्किटेक्चर, उड़िया खाना आदि से भी जुड़ने का मौका मिला है, और यहाँ के लोगों की जो सहृदयता है, शालीनता है, सीधापन है, सरलपन है, उससे भी लोग वाकिफ हुए हैं और वो लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। How I like the experience? I like it a lot because I have a very special guide. He's there with me, but you cannot see him right now. And we also had at the beginning a movie which showed like the history and how it was built. So it's good to have this kind of knowledge about what is actually here. प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने देश के करोड़ों लोगों के दिलों को छुआ है। आज नई दिल्ली में मन की बात कार्यक्रम पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि मन की बात के 100वें एपिसोड के मौके पर हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए और जिन मुद्दों का प्रधानमंत्री ने अब तक जिक्र किया है उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम ने देश के करोड़ों लोगों को महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर आपस में जोड़ा है। शुक्रवार को नई दिल्ली के मन की बात पर एक रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि लोग समाज के फायदे के लिए सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर कार्य कर रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम के 100वें एपिसोड के मौके पर इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया है। It's not just people sharing thoughts and ideas, but the immense volume of activity that is taking place across the country, where everybody in some way or the other, depending on their aptitude, depending on their personal preferences, is working on something. And Mann Ki Baat, by featuring these success stories, these initiatives, has strengthened this bond of community and individual action for community benefit, and I think that is its biggest achievement. प्रसार भारती के सीईओ ने कहा कि हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ से अधिक लोगों ने कम से कम एक बार मन की बात कार्यक्रम को सुना है। उन्होंने कहा कि 23 करोड़ से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम के हर एपिसोड को सुना है। ये इस कार्यक्रम की पहुंच को दर्शाता है। माई गॉव के सीईओ आकाश त्रिपाठी ने इस मौके पर कहा कि मन की बात कार्यक्रम न केवल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, बल्कि ये जन जन के मन की बात बन चुका है। There was a chain of mass movements which started through Man Ki Baat, whether it is call for Khadi, it is COVID vaccination, Har Ghar Tiranga Abhiyan, in which crores and crores of people participated at just one call, whether it is ODF, campaign against single-use plastic, vocal for local, which has also become a mass movement. So phenomenal initiatives like Jan Aushadhi Kendra, Amrit Sarovars have also got their seat sown in this Man Ki Baat program. मन की बात कार्यक्रम पर यह रिपोर्ट कार्यक्रम के 99 एपिसोड के ट्रांसक्रिप्ट के व्यापक अध्ययन के आधार पर तैयार की गई है, जिसे 2014 से 2023 के दौरान प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अपने इस बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम में सभी सामाजिक मुद्दों को छुआ है, जिनमें स्वच्छता और साफ सफाई, हेल्थ एंड वेलनेस, जल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और शिक्षा जैसे तमाम क्षेत्र शामिल हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान जिन व्यक्तियों का जिक्र किया था वे आजकल दिल्ली के दौरे पर हैं। इन लोगों ने लाल किला और राष्ट्रीय समर स्मारक का भी अवलोकन किया। क्या रहे इन लोगों के अनुभव, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। देखिए। पीएम मन की बात एट 100 कार्यक्रम के अंदर जो भी लोग हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया, उन्हें अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों पर जाने का मौका मिला। हमारे साथ भीमसेन मुकुंद जी मौजूद हैं। मैं भीमसेन मुकुंद, जेल अधीक्षक, जिला कारागार फतेहगढ़। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरे कार्यों का वर्णन मन की बात 27/12/20 में किया गया था, जिसमें हमने जेल में फटे पुराने कंबलों से गायों को सर्दी से बचाने के लिए काऊ कोट बनवाए गए थे,
जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में की गई। अब 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य में हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, प्रसार भारती की ओर से निमंत्रण देकर के दिल्ली में कॉन्क्लेव का एक हिस्सा बनाया गया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और जितने गौरवशाली स्मारक यहाँ हैं उन सबकी हमें यात्रा कराई जा रही है, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति भवन देखा है, कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और आज अभी लाल किला देख करके आ रहे हैं और ये नेशनल वार मेमोरियल। तो हम लोगों के लिए बड़ा ऐतिहासिक पल है। आतिथ्य तो बहुत ही सुंदर रहा है और बहुत ही अच्छी जो है सारी व्यवस्थाएं की गई हैं प्रसार भारती की ओर से, दूरदर्शन की ओर से। आप बताइए सर, आज कहाँ जाने का मौका मिला? आज पहले हम दूरदर्शन केंद्र गए थे, उसके बाद हम लाल किला जाकर आए हैं। लाल किला में भी हमें बहुत अच्छे तरीके से हमें दिखाया गया, समझाया गया और मोदी जी ने सुभाष चंद्र बोस का जो भी नया स्मारक बनवाया है उस देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। अभी हम नेशनल वार मेमोरियल में आए हैं और यहाँ देख के सैनिकों के प्रति जो श्रद्धा भक्ति जो हमें दिखाई गई है और जो उनको जो सम्मान दिया गया है वो सैनिकों के लिए देख के मैं गदगद हो रहे हैं मन। अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम में हमारा भी जिक्र किया। मैं सेठा सिंह रावत राजस्थान के अजमेर ज़िले से आता हूँ और मोदी जी की मन की बात प्रोग्राम में जिक्र करने के बाद हमारा जो व्यवसाय था पूरे भारत में फैला और आज हम हिंदुस्तान के 700 से ज़्यादा ज़िलों में हम हमारा व्यापार कर रहे हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे करके अब शायद इससे 10 गुना काम हम लोग कर सकते हैं। ये एक टीम की ताकत थी, एक ऐसे प्रधानमंत्री की ताकत थी जिसने सबको एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ दिया। 100 करोड़ लोगों को अगर एक प्लेटफॉर्म पे वो जोड़ सकते हैं तो आगे आने वाले समय में पूरा भारत मन की बात से जुड़ करके एक मुहिम को कारगर साबित कर सकता है। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में इन तमाम लोगों का जिक्र किया गया। अब इनको दिल्ली के अंदर अलग अलग जगहों पर, अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों पर जाने का मौका मिला, जहाँ पर जाकर ये अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कैमरामैन सौरभ शुक्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अपमानजनक भाषा के खिलाफ बीजेपी के एक शिष्टमंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर खड़गे पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मुलाकात के बाद डीडी न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि कांग्रेस नेता जानबूझकर घृणा फैलाने की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अपमानजनक भाषा के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का शिष्टमंडल भूपेंद्र यादव और तरुण चुग के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा और मुलाकात के बाद तरुण चुग जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। चुग साहब, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आप पहुंचे, क्या क्या मांग की आपने? मल्लिकार्जुन खड़गे चाटुकारिता की पराकाष्ठा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा और ये हैप्चुअल ऑफेंडर है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। इससे पहले मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया, अब भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसको मैं दोहरा नहीं सकता। उससे पहले भी गुजरात चुनाव में भी इन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है और ये हैप्चुअल ऑफेंडर है, इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने आज चुनाव आयोग से मिलकर कहा है कि कांग्रेस बार बार लोकतंत्र के कार्य में बाधा पैदा कर रही है। संसदीय भाषा, अच्छी भाषा बोलने के बजाय सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और अपनी हार को देखते हुए जैसी भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, ये दुखद है। और हमने चुनाव आयोग से मांग की है मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर चुनाव आयोग कार्रवाई करे और उन्हें प्रतिबंधित करे। हताशा है, निराशा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हताशा निराशा में आप कुंठित मन से देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप शब्द करें, जाति सूचक शब्द कहें, उनके मरने की कामना करें। एक तरफ G20 हो रहा है, पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, मोदी जी G20 के नेता हैं और एक तरफ कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो बार बार अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं। बीजेपी के महासचिव तरुण चुग जो अभी चुनाव आयोग से मिलकर बाहर निकले हैं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और ओम पाठक के साथ, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कांग्रेस कुंठित मानसिकता की सियासत कर रही है जो कहीं से भी उचित नहीं है। कैमरामैन बंसी डोगरा के साथ चुनाव आयोग नई दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और कर्नाटक का सियासी संग्राम लगातार तेज होता जा रहा है। भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस समेत सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं।
भाजपा की ओर से आज कमान संभाली अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे दिग्गजों ने, जिन्होंने कांग्रेस और जेडीएस पर जोरदार हमला बोला तो डबल इंजन की सरकार से विकास की बात दोहराई। वहीं कांग्रेस भी कर्नाटक में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं तो राज्य की सियासत में चुनावी वादों पर भी खूब चर्चा हो रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार भी तेज हो गया है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और राजनीतिक दलों के बड़े नेता कर्नाटक का दौरा, रैलियां, बैठकें और रोड शो कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के मधुगिरी और सोरबा में जनसभाएं की। सोरबा में जेपी नड्डा ने जेडीएस और कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री, चाहे वो कुमारस्वामी हो या सिद्धरमैया, किसी ने भी कर्नाटक के विकास को प्राथमिकता नहीं दी। नड्डा ने कहा कि शिवमोगा हवाई अड्डे को लेकर पहले की सरकारें लेट लतीफी करती रहीं, लेकिन भाजपा सरकार ने हवाई अड्डे का काम शुरू भी किया और इसे पूरा भी कर दिखाया। बताइए, ब्रेक किसने लगाया? ब्रेक किसने लगाया? कुमारस्वामी, सिद्धरमैया, ये लोग भाषण देते हैं, कोई जनता की सेवा करना इनका मकसद नहीं है। आज शिमोगा का एयरपोर्ट तैयार हो गया है। किसने रोका था शिमोगा का एयरपोर्ट? 2013-14 में किसने रोका था? यही सिद्धरमैया जी थे। ऐसे ही घूमते चले आते, टहलते हुए, कोई काम नहीं। आज शिमोगा का एयरपोर्ट जब हमारी सरकार आई, तेजी से काम हुआ और 4 साल में बंद करके वो आज प्रधानमंत्री जी ने उसको डेडिकेट कर दिया। ये भी आप समझिए। भाजपा के प्रचार को धार देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं की। उन्होंने प्रदेश के धारवाड़ और लक्ष्मेश्वर में चुनावी सभाएं की और पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। लक्ष्मेश्वर में अमित शाह ने लोगों को कांग्रेस के बहकावे में न आने की अपील की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में भाजपा सरकार और केंद्र की मोदी सरकार मिलकर डबल इंजन का जोर लगाकर कर्नाटक को आगे बढ़ाएंगे। कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। नीचे भाजपा सरकार, ऊपर भाजपा सरकार, डबल इंजन मोदी सरकार कर्नाटक को आगे बढ़ाए। इधर कांग्रेस पार्टी के प्रचार में राहुल गांधी ने आज मोर्चा संभाला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कलबुर्गी और विजयपुरा में प्रचार किया। कलबुर्गी में राहुल ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने यहां दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस 150 सीटें जीतेगी। राहुल गांधी ने रैली में कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो वो युवाओं को रोजगार मुहैया करवाएंगे। कर्नाटक के लिए हमने 4 वायदे किए हैं। गृह लक्ष्मी 2000 रुपए हर महीने हर महिला को, गृह ज्योति 200 यूनिट बिजली मुफ्त में, अन्न भाग्य 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को। वहीं कलबुर्गी में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई उतरे। उन्होंने कलबुर्गी में रोड शो किया और पार्टी प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट मांगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के नेतृत्व में जनता दल सेक्युलर ने कल जनता घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें पार्टी ने अन्य बातों के अलावा मुसलमानों को 4% आरक्षण की बहाली, निजी क्षेत्र में कन्नाडिगों को नौकरी में आरक्षण, स्त्री शक्ति स्व सहायता समूह में ऋण माफी और राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा करने का वादा किया है। हालांकि कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कर्नाटक में सत्ता आने पर सभी परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के सभी सदस्यों को 10 किलोग्राम चावल मुफ्त देने सहित 5 वादों की पहले ही घोषणा कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में केंद्र की सभी योजनाओं का संघ राज्यों में भी कार्यान्वयन ठीक से होना चाहिए। उन्होंने संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए केंद्र सरकार और संघ राज्यों के अधिकारियों से कहा कि वो आपस में मिलकर उन विषयों को चिन्हित करें जो विकास में बाधा बन रही है और उसका समाधान निकालें। स्कीम्स के एग्जीक्यूशन में आप लोगों को धरातल पर क्या तकलीफ आती है, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। योजना
के पात्र हितग्राहियों का अभाव है या उनके प्रशिक्षण का अभाव है या प्राकृतिक परिस्थितियां विपरीत हैं या वहाँ मेन पावर की कमी है, वहाँ प्रशिक्षण जितना होना चाहिए वो प्रशिक्षण का अभाव है, वहाँ टेक्नोलॉजी का जितना इंटरवेंशन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। कौन कौन से कारण जमीन पर आप सब लोगों को ध्यान में आते हैं? तो आज की बैठक में मैं समझता हूं कि मेरे वक्तव्य के बाद पूरा गंभीरता के साथ और खुले मन से उन कारणों को आप सब लोगों को केंद्र सरकार के समक्ष रखना चाहिए। भारतीय कुश्ती महासंघ के चीफ बृजभूषण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को 2 एफआईआर दर्ज की है। पहली एफआईआर नाबालिग पहलवान की शिकायत पर दर्ज की गई है, जिसमें पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दूसरी एफआईआर बालिग पहलवानों की शिकायत पर है। दोनों ही एफआईआर पर जांच जारी है। इससे पहले दिन में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि जल्द ही यौन उत्पीड़न के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल महिला एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने चीन की हेनी हुई को सीधे गेम में हराया है। भारतीय खिलाड़ी ने मुकाबले को सिर्फ 33 मिनट में 21-12, 21-15 से अपने नाम किया। अंतिम 8 में सिंधु का सामना कोरिया की दूसरी वरीय ऑन सी यंग से होगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।